नजीम कुरैशी कांकेर छत्तीसगढ़ जिला के हैं जो निरंतर 30-40 साल से हमारे गोर हलवा मोहल्ला जगाए के काम कर रहे थे और ये भूख स्टाल लगाते आदिवासी साहित्य की भूख स्टाल लगाते को लगाए हैं पेड़ के नीचे में भूख बेचते हमारे आदिवासी मोहल्ला जगाएगा आदिवासी साहित्य बेचते हैं हमारे इतिहास जानो कहीं करते हैं हमारे से कोई गोर हलवा नहीं है ये मन एक टाइप के काम करते हो तो आइए जोरदार ताली मारिए आप इस मुसलमान भाई साहब के लिए मैडम जी आइए आप लोग भी आइए आप लोग भी आइए स्वागत करिए सम्मान करिए हमारे नवाब नजीम कुरैशी कायम हैं हमारे गांव हमारे राज एक आगरो बाप के लोग है ये जल जंगल जमीन हमारे आदिवासी बन के ये भाई ये तुम मतलब बताए के काम करते थे जगाए के काम करते थे जानना है एक सती हमारे आदिवासी समाज जो है पिछड़े हुए हैं नहीं जाने के कारण पिछड़ेपन के कारण गरीबी के कारण आज हम पिछड़े हैं हमारे इतिहास हमारे हक और अधिकार नहीं जाने कि जल जंगल जमीन आदिवासी बन के और ये जल जंगल जमीन हमारे हम यहाँ के मूल निवासी हैं हम यहाँ के मालिक हैं हाँ तो मैं चाहूंगा हमारे जनाब नसीब कुरैशी जोरदार ताली मारिए स्वागत के लिए और ताली में काम में कंजूसी मत करना पैसा नहीं मांग रहे हैं आपको ताली बजाने कर रहे हैं तो हम नजीब कुरैशी साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे समाज को दो शब्द आशीर्वचन के रूप में बताने का कष्ट करेंगे। आज के डोंडी द्वारा में जो 2 दिवसीय स्वर आदिवासी समाज द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उस आयोजित कार्यक्रम में मुझे जो सम्मान मिला उसके लिए आप तमाम आयोजन समिति का मैं धन्यवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के महिला बुजुर्ग नौजवान साथी आप और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और इस सम्मान के लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कांकेर का निवासी हूं। नजीब कुरैशी हमारा खानदानी पेशा काम जो है पुस्तकों का है। मेरे दादा धमतरी के थे जो 1913 से पुस्तकों के व्यापार में थे। कांकेर के बस्तर के महाराजाओं के निवेदन पे हमारे दादा ने हमारे पिता श्री को बस्तर अंचल में शैक्षणिक विकास के लिए आदिवासियों के बीच प्रचार प्रसार के लिए मेरे पिताजी को भेजा, इसलिए मैं कांकेर में निवासरत हूँ। मैं आदिवासी समाज के लिए काफ़ी लंबे समय से जब से मैंने होश संभाला भारत की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति को पढ़ा और जितना ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिला उससे मेरे मन व बुद्धि में ये जागा कि एक जिस बहुत बड़े नागरिक समाज के बीच हम निवास करते हैं उन समाज की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। तो इस दयनीय स्थिति के लिए दोषी जो लोग हैं जिम्मेदार जो लोग हैं उनके विरुद्ध एक सामाजिक रामबाण लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो मैं साथ ही बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि समाज के 5-10% लोग जो मुख्य धारा में आ गए हैं उनको देखकर पूरे समाज का आंकलन करते हैं। जैसे कि पूरा आबादी जो है आबादी का 90% हिस्सा आज भी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से इतना विकासशील नहीं हो पाया है। तो ये एक चिंतन का विषय है और इस चिंतन को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आदिवासी एक खतरे अनेक ये हम कहते हैं, मैं कहता हूँ आदिवासी एक खतरे अनेक। सारे तमाम जो सारी राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सारे एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ता हैं उस सारे लोग जो है आदिवासियों को लिए काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। हमारे बस्तर संभाग में एक नया हिंसक गतिविधियों वाला माओवादी संगठन है वो भी अपने आप को बोलता है कि हम भी आदिवासियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आदिवासियों के हित तो कहीं साधते नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक चिंतन का विषय है। समाज को इस विषय में समग्र रूप से समाज के पढ़े लिखे
साथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को समाज के बीच में एक अलग जगाने की अपेक्षा मैं रखता हूँ। समाज में मुख्य रूप से 3 चीज़ों की निर्णायक लड़ाई को छेड़ना चाहिए: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक रूप से जब तक समाज को चेतनाशील नहीं बनाया जाए, आज पूरे देश के अंदर राजनीति हर चीज कर रही है। राजनीति तय कर रही है आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। राजनीति तय कर रही है कि आपकी स्थिति क्या होगी भविष्य में। तो इसी तरह से जो है राजनीतिक रूप से चेतनाशील बनाना पड़ेगा। समाज के अंदर इतना जागरूकता फैलाइए ताकि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके। आर्थिक रूप से मैं इसलिए बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा आज की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, चाहे राज्य की कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टियां आदिवासी हितों को अनदेखा कर रही है। ये मेरा राजनीतिक मानता हूं मैं राजनीतिक रूप से कि ये दोनों आदिवासियों के हितों की अनदेखी कर रही है। जैसे कि अब मैं जिस बस्तर संभाग में रहता हूं तो वहाँ बहुत बड़ा वनोपज का उत्पादन है और वनोपज के उत्पादन का संग्रहण करने वाला जो वर्ग है वो आदिवासी वर्ग है। पिछले साल हमने ये देखा कि बस्तर में पुराना जो वनोपज सहकारी समिति का जो महुआ का मूल्य निर्धारण किया गया था वो 17 रुपए था। अगर सारा महुआ बाजार में बिक गया, उसके बाद राज्य सरकार ने जो है 31 रुपये किया, जबकि महुआ बाजार में 45 से 50 रुपये बिक रहा है। जब तो ये असमानता सरकार एकदम पहले अनदेखी करती है, व्यापारियों को, खुशियों को धन संपत्ति बनाने में पूरा प्रोत्साहन देती है, उसके बाद वो फिर मूल्यों का निर्धारण करती है। तो ये तो वनोपज संग्राहक आदिवासी समाज के साथ भी धोखाधड़ी है। दूसरी बात ये कि देश के अंदर 73वां संविधान का संशोधन के बाद जो आदिवासी 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम में 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में एक आरक्षण लागू हुआ कि ग्राम का सभी सरपंच जो है आदिवासियों के जनपदों का। लेकिन मेरा ये अनुभव है, मेरा ये तजुर्बा है कि हम तो आदिवासी सरपंच को चुन रहे हैं, लेकिन आदिवासी सरपंच जब वो जनपद पहुंच रहा है तो जनपद में चाहे वो सीओ हो या जनपद के दलाल वर्ग हो, जितनी भी शासकीय योजनाएं आ रही है उन सारे लोगों को जो है हमारे चुने हुए आदिवासी सरपंचों को गुमराह करके उसके ऊपर धारा 40 का फंडा लटका के उसको फिर पूरा 5 साल वो प्रशासनिक वर्ग, वो दलाल वर्ग और वो राजनीतिक वर्ग वो अपने हितों में उसको लगा देता है। तो इस तरह से मेरा ये आरोप है, मेरा ये मानना है कि हम समाज के लोग जो जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत से जो सरपंच चुन के जा रहे हैं वो वहाँ उस सरपंच का आदिवासी नेतृत्व का भ्रूण हत्या हो रहा है वहाँ पे जनपदों में। तो ये आदिवासी